मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर गठबंधन ना होकर के पार्टियां अगर अलग अलग लड़ती तो परिणाम कुछ और आता है। कुछ और आता ये कॉन्फिडेंस कैसे आपके पास है? ये कॉन्फिडेंस इसलिए कि इन पार्टियों के पास अपना बेसिकली बेस वोट जो है वो बहुत कम है। ये लोग 3-4 मिल के ही अपना बेस बनाए हैं, जीतने का आंकड़ा छुए हैं। नहीं तो ये लोग बहुत निचले स्तर से हैं। अगर ठीक है हमको वोट कटवा आप बोलते हैं, तो आरसी और बीजेपी अलग होकर चुनाव लड़े, जेएमएम और कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़े, राजद से भी अलग होकर चुनाव लड़े, फिर औकात पता चल जाएगी कि वोट कटवा कौन है। हम अपने दम पे कहीं 95,000 तो कहीं 71,000 तो कहीं 70,000 कहीं 60,000 कहीं 45,000 कहीं 42,000 कहीं 40,000 वोट लगाएंगे, ये वोट कटवा होता है? यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का देख लीजिए, झारखंड में उसका अपना कोई बेस वोट है, आदिवासी बेस वोट है। जस्ट लाइक जेएलकेम का भी अपना एक कम्युनिटी का बेस वोट है, ये बेस वोट होता है। सुनिए मेरी बात को पहले पूरा होने दीजिए, मैं आगे आ रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा बेस वोट है। ऐसा नहीं कि मैं सबको लेके नहीं चल रहा। अब बात है कि राजद भी सभी वर्गों को लेके चलती है, जेएमएम भी सभी वर्गों को लेके चलती है, सभी वर्गों को लेके चलती है, जेएलकेम भी सभी वर्गों को लेके चल रही है। इसका मैं ताजा उदाहरण दे रहा हूँ। ये जिस गठबंधन को अभी आप नकार रहे हैं, गठबंधन को नहीं नकार रहे हैं, गठबंधन की राजनीति और राजनीति के इस तरीके को आप नकार रहे हैं कि ये लोग अलग अलग लड़े तो फिर हमारी हैसियत का पता चलेगा। तो हो सकता है कि कल आपको भी इसी धारा में बहना पड़े। तो इसके तरफ पार्टी में क्या है? जो बीजेपी आई थी एनडीए गठबंधन, वो किस पे लड़ रही थी? वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे लड़ रही थी, धर्मवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती थी। मेरा उसमें विचारधारा नहीं था। मेरा 1932 खतियान था, स्थानीय नीति था, नियोजन नीति था। जहां रहा इंडिया गठबंधन की बात, तो इंडिया गठबंधन ने ये जो मुद्दे हम लोग लेके चल रहे हैं, ये मुद्दे 2019 में इन लोगों ने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, और एक भी मुद्दे इन लोगों ने पूरा नहीं किया। तो हम कैसे उनके साथ जाते? नहीं, आपने सुनिए, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, आप मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। 56 जो वादे थे, जैसे 5 लाख नौकरियां, 1932 का खतियान लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, तो दोनों इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से दोनों विचारधाराएं हमारी अलग चल रही थी। दूसरे शब्दों में आप अभी 5 साल और खेलेंगे इसी तरह से अकेले ही? हाँ, हम अकेले ही चलेंगे, क्योंकि हमारे पास एक विधायक है जो जनहित के मुद्दे होंगे, जो छात्रों के मुद्दे होंगे, जो महिलाओं के मुद्दे होंगे, जो मजदूरों के मुद्दे होंगे, जो गरीबों के मुद्दे होंगे, उनको हम सदन में ले जाकर उठाने का काम करेंगे कि भैया आपने ये चीज का वादा किया था, ये पूरा नहीं किए, ये मुद्दे हैं, आप इसको हल कीजिए। नहीं, देखिए, जो अभी आपने 3-4 जो मुद्दे बताए जिनको हेमंत की सरकार ने पूरा नहीं किया, इंडिया गठबंधन की सरकार ने पूरा नहीं किया, तो अब इसमें जो सबसे वाइटल है, जो सबसे पहला है, वो मुद्दा है, आप लोगों से भी जुड़ा हुआ है, खतियान 1932 आधारित खतियान या नियोजन नीति, है ना? तो खतियान ये सरकार के हाथ में नहीं है, ये सेंटर के हाथ में है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को इसको ब्लेम नहीं दे सकते हैं आप। नियोजन नीति भी बन करके तैयार है, इस सरकार में ही आ जाएगी बात सामने। इसी तरह सरना धर्म कोड भी आपके एजेंडे से कहीं ना कहीं से जुड़ता है, तो वो भी सेंटर के हाथ में है। तो आप बहुत ज्यादा आप अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार का अधिकार है कि कानून बना सकता है, और हेमंत सोरेन की सरकार जो थी, ये मेजोरिटी में है कि थी कि नियोजन नीति बना सकती थी, अच्छा, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। दोष इसका है, पहला बात समझिए। कुछ लिटिगेशन भी नहीं, एलिगेशन नहीं, समझिए बात, लिटिगेशन नहीं आया। आप समझिए, चाहती तो मेजोरिटी में सरकार थी, इसकी बना सकती थी, लेकिन नहीं बनाया। ठीक है, इन्होंने धोखा दिया, सीधी सीधी बात। हम छात्र हैं, हम पीड़ित हैं, हम जानते हैं इसका दर्द कि नियोजन नीति का दर्द क्या होता है। राजनीति में मुर्दों को हमेशा गाड़ा नहीं जाता, हमेशा जीवित रखा जाता है। जस्ट लाइक 1932 से ये चाहता है कि मुद्दा जीवित रहे, ताकि मैं राजनीति करता रहूं। मोतीलाल जी, आप मैं सर की बात से भी सहमत हूँ। मोतीलाल जी, आप जिस 1932 की बात कर रहे हैं, और ये बात भी सही है कि दूसरी बार जो है राज्यपाल के पास ये 1932 का जो बिल है वो गया है, 2 बार गया, त्रुटियां उसमें आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि जब हाईकोर्ट जब इसे खारिज कर रहा है, बता रहा है कि ये आधार नहीं हो सकता है, जब बाकायदा हेमंत सोरेन जो है वो विधानसभा में कह चुके हैं, सदन में कह चुके हैं कि 32 खतियान का आधार नहीं हो सकता है। मेरा मुद्दा है 1932, मेरा मुद्दा है नियोजन, ठीक है। तो मैं सरकार से बार बार आवाज उठा के ये साबित उनको बताऊंगा कि भैया आपने ये वादा किया था, इसको लागू कीजिए। मेरा ये यहाँ तक कर्तव्य बनता है, ये मैं कर्तव्य को कभी अगर चुकूंगा। मैं स्टैंड जानना चाह रहा हूँ कि स्टैंड क्लियर है क्या स्टैंड? जिन लोगों को आपने हराया या नुकसान पहुंचाया, तो वो भी शांत नहीं बैठे होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि जयराम जी की ये जो एग्रेसिव है,
ये उनको नुकसान पहुंचा दे। नमस्कार। झारखंड में विधानसभा चुनाव का परिणाम भी आ गया है और अब लगभग आप ये समझिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी कल हो जाएगा। ऐसे में झारखंड की राजनीति में जिसने पूरा जो समीकरण है उसको बदल कर रख दिया है वो है जेएलकेएम। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए टुंडी से जेएलकेएम के प्रत्याशी मोतीलाल महतो हैं, जिन्होंने लगभग 45,000 से भी अधिक वोट लाया है। इस बार जेएलकेएम की चर्चा खूब हुई। बीजेपी के नेताओं ने ये कहा कि हमारे जो 10 से 15 सीट थे वो जेएलकेएम की वजह से जो है हमें हार का सामना करना पड़ा वहां पर। मोतीलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोतीलाल से कुछ सवाल लेंगे और हमारे साथ इस बातचीत में हमारे जो एडिटर हैं जेब सर वो भी हमारे साथ हैं। मोतीलाल जी, समय कम है और वक्त का ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। आप ये बताइए मोतीलाल जी, कैसा रहा ये पूरा चुनावी सफर आपका और खास करके जेएलकेएम को किस रूप में देखते हैं आप इस चुनाव में? देखिए, ये पहला चुनाव था हम लोग के लिए, जीवन के लिए, और पहला चुनाव बहुत ही अनुभव रहा। बहुत ज़्यादा अनुभव बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। एक पहला चुनाव नहीं कह सकते, हाँ मेरे लिए पहला चुनाव था, टाइगर के लिए दूसरा चुनाव था। तो जब हम लड़े तो ग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। किस तरह का उठा-पटक होता है, किस तरह का जातीय समीकरण होती है, किस तरह का सामाजिक समीकरण होता है, किस तरह से लास्ट में लोग वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए सारे दाँव-पेच अपनाते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने को मिली और बाकायदा इसका रिजल्ट 2029 में हम लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे। जिस एनर्जी के साथ आप लोग लोकसभा में आए थे, उसी एनर्जी के साथ आप लोग विधानसभा भी लड़े। जो परिणाम आए, आप लोगों ने 71 सीट पर चुनाव प्रत्याशी अपने उतारे थे, जो परिणाम आए उससे कितना संतुष्ट है जेएलकेएम और खास करके मोतीलाल महतो और टाइगर? देखिए, परिणाम तो के अनुकूल जितना हम लोग सोचे थे उतना तो नहीं आया, पर जो भी आया बहुत अच्छा है और इसके लिए हम जनता को आभार प्रकट करते हैं कि इतना प्रेम, इतना प्यार हम लोगों ने दिया, हम लोगों को दिए। मतलब कहीं 95,000 मत प्राप्त हुए, कहीं 71,000 मत प्राप्त हुए, कहीं 70,000 मत प्राप्त हुए, कहीं 60,000, कहीं 45,000। तो ये अपने आप में 16 ऐसे सीटें थी जहाँ पर हम लोग को, अगर ये इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अलग-अलग लड़ती तो हम लोग 16 सीटें हम लोग को एकदम कन्फर्म आती, 200%। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर गठबंधन ना होकर के पार्टियां अगर अलग-अलग लड़ती तो परिणाम कुछ और आता। ये कॉन्फिडेंस कैसे आपके पास है? ये कॉन्फिडेंस इसलिए कि इन पार्टियों के पास अपना बेसिकली बेस वोट जो है वो बहुत कम है। ये लोग 3-4 मिल के ही अपना बेस बनाए हैं, जीतने का आंकड़ा छुए हैं। नहीं तो ये लोग बहुत निचले स्तर से हैं। हम लोग का जितना बेस वोट है उससे बहुत नीचे हैं ये लोग। मोतीलाल जी, टुंडी में आपने लड़ा और भी बाकी प्रत्याशी अलग-अलग जगह पर लड़े। जो नतीजे आए उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लगभग या फिर कहें एनडीए को 10 से 15 सीट पर आप लोगों ने डैमेज किया, लोग तो बोल रहे हैं या फिर बीजेपी कहें वो तो आपको वोट कटवा बोल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, वोट कटवा किसको बोलते हैं? जो 2000 वोट लेकर आके बैठ गया उसको वोट कटवा बोल सकते हैं आप? जो 71,000 अपने दम पर, अगर ठीक है हमको वोट कटवा आप बोलते हैं, तो आरसी और बीजेपी अलग होकर चुनाव लड़े, जेएमएम और कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़े, राजद से भी अलग होकर चुनाव लड़े, फिर औकात पता चल जाएगी कि वोट कटवा कौन। हम अपने दम पे कहीं 95,000 तो कहीं 71,000 तो कहीं 70,000, कहीं 60,000, कहीं 45,000, कहीं 42,000, कहीं 40,000 वोट लगाएंगे। ये वोट कटवा होता है? अगर सही में वोट कटवा होकर देखना है तो अपने अलग-अलग होकर लड़िए और फिर साबित करिए, तब मानेंगे। टुंडी का समीकरण क्या था? तीसरे स्थान पर आप रहे हैं। देखिए, टुंडी का एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। मोस्टली बेसिकली अगर कहा जाए तो वो ट्राइबल एरिया है, मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया है और पिछड़ा होने के कारण वहाँ का जो एजुकेशन का स्तर है बहुत निचले स्तर तक है। लोगों की जो डेवलपमेंट है, जो रहन-सहन है बहुत निचला स्तर का है। हमारी विचारधाराएँ वहाँ तक, नेटवर्क का बहुत इश्यूज़ हैं, जिसके कारण हमारी जो विचारधारा है वो जन-जन तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। अब क्या होता है कि जो विचारधाराएँ पहुँची भी थी वो 17 तारीख तक हम लोग बहुत अच्छा चल रहे थे। 18 और 19 की तारीख को जब दूसरे पार्टियों की तरफ से जब नोटों का बंडल निकलने लगा, जब दारू, मुर्गा, पेट्रोल, धोती, साड़ी, लुंगी, गमछा जब बँटने लगा, तो वहाँ पर हम लोग कहीं न कहीं चूके, कहीं न कहीं मात खाए। हम लोग को लगा था कि ये जो विचारधारा लोगों तक गई है, इसमें बदलाव होगी, लेकिन कहीं न कहीं वो जब नोटों का बंडल खुलती है, तो कहीं न कहीं विचारधाराएँ भी धरी की धरी रह जाती हैं। हम चाहेंगे कि जेब सर अगर आप कुछ सवाल लेना चाहें। नहीं, ये पूरे रिजल्ट के बाद की बात करें तो एक ये बात भी सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन को तो आपने कम नुकसान किया, सबसे ज़्यादा नुकसान आजसू का हुआ और ये भी बात आई कि आजसू पर ही आप लोगों का ज़्यादा फोकस रहा
कि कुर्मी वोट जो है वो हम ले आए अपने तरफ, और ये हुआ भी, बहुत हद तक ये हुआ भी। आपने नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को तीसरे नंबर पे डाल दिया, रविंदर पांडे जैसे सीनियर नेता को बीजेपी के, वो भी तीसरे नंबर पे चले गए। और ये दोनों इलाकों में जहाँ तक मेरी स्टडी है, तो ये कुर्मी वोट आपके खाते में आने से हुआ है इस तरह से मामला। तो अब आगे की राजनीति क्या क्या करेंगे आप, कि कुर्मी पर भी फोकस करके पार्टी का बेस मजबूत करके चलना है, या फिर आप अपनी नीतियों में बदलाव लाएंगे? एक सवाल ये है मेरा। दूसरा सवाल ये है कि अभी जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि ये लोग अलग अलग होकर के चुनाव लड़े तब हमारी ताकत का सही अंदाजा होगा, यही आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस अलग लड़े, जेएमएम अलग लड़े। तो देखिए, पॉलिटिक्स में ये होता नहीं है, ये मतलब कल्पना में ही आप बोल सकते हैं ये बात कि अलग अलग लड़े, ये होगा नहीं। अब इससे आप कैसे टकराएंगे? तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप भाई एकला चलो रे की राह पर चलते रहें अकेले ही जैसे अभी हैं, और दूसरा ये है कि अगर लंबी राजनीति करनी है, आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको इसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा। तो आगे चल के हो सकता है कि आप गठबंधन करें या किसी में शामिल हो जाएं जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं। तो ये दो सवाल हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहला सवाल का उत्तर हम देना चाहेंगे। आपका सवाल सीधे था कि क्या आपका पार्टी जो है कुर्मी ये बन के रहेगी, ऐसा आपका सवाल था। तो देखिए, हर पार्टी का अपना एक बेसिक वोट होता है, जिसको मास वोट भी कह सकते हैं। जैसे बिहार में अगर देखें तो राजद है, राजद का अपना यादव का एक बेस वोट है। आप लोजपा का वहीं देख लें तो एक मेरा कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ। लोजपा का देख लीजिए, उसका कुछ बेस वोट है। यहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का देख लीजिए, झारखंड में उसका अपना कोई बेस वोट है, आदिवासी बेस वोट है। जस्ट लाइक जेएलकेएम का भी अपना एक कम्युनिटी का बेस वोट है, ये बेस वोट होता है। सुनिए, मेरी बात को पहले पूरा होने दीजिए, मैं आगे आ रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा बेस वोट है, ऐसा नहीं कि मैं सबको लेके नहीं चल रहा। अब बात है कि राजद भी सभी वर्गों को लेके चलती है, जेएमएम भी सभी वर्गों को लेके चलती है, सभी वर्गों को लेके चलती है, जेएलकेएम भी सभी वर्गों को लेके चल रही है। इसका मैं ताजा उदाहरण दे रहा हूँ। लोकसभा का जब चुनाव लड़े तो आठ लोकसभा का चुनाव 8 सीटों में लड़े। 8 सीटों में मात्र 2 सीटों में महतो चुनाव लड़े, बाकी 6 अदर कास्ट के लोग थे, जिसमें से नहीं, मेरी बात को नहीं, उम्मीदवार नहीं ना, हम पद की भी बात करेंगे, हम पद की भी बात करेंगे और वोटर की बात भी करेंगे। वोट देना नहीं देना ये उनका है, लेकिन मेरा काम है उसमें हम एक ये वो लोकल जस्टिस, जिसके सोशल जस्टिस, जो सोशल जस्टिस की बात करें उसका हमने स्थान दिया है। हम पद में भी दिए हैं, हम अपने पार्टियों में भी दिए हैं। और मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, मैं सभी चीजों को आ रहा हूँ। तो मैंने जो सोशल जस्टिस का बात करते हैं, वो सोशल जस्टिस का बात हमने अपने पार्टियों में भी स्थापित किया है, टिकट बंटवारे में भी स्थापित किया है। और अब मैंने तो सोशल जस्टिस स्थापित कर दिया, अब वोट देना नहीं देना ये कम्युनिटी का काम। जैसे लोकसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, हमने एक अखलाक अंसारी को धनबाद से, जो सबसे हॉट सीट था मेरा, हमने दिया। उसके बाद इसमें हमने आदिवासियों को हाँ हमने इसमें 7 मुस्लिम कम्युनिटी को दिए, आदिवासी कम्युनिटी को कम से कम 8 से 10 दिए, दलित कम्युनिटी को दिए, उसके बाद अपने कम्युनिटी को लोगों को भी दिए। तो सोशल जस्टिस हमने पूरी तरह से स्थापित किया है। अब ये जनता का ये है कि वो एक्सेप्ट करती है या ना करती है, वो वोट करती है ना करती है, उस पर डिपेंड है। ये हमारे हाथों में नहीं है, ये मेरे हाथों में नहीं है। सभी देखिए, चैलेंज यही है, तो कोई नहीं कह सकता कि मेरे हाथों में सारा वोट है। अगर इस तरह से होता तो हेमंत सोरेन जो है रामगढ़ से जाकर चुनाव वहां दुमका और बरहेट से नहीं लड़ते, वो रामगढ़ से नहीं लड़ते अगर उनके हाथों में वोट होता। तो अगर मोदी जी के हाथों में सारा वोट होता तो वो जाके गुजरात से आकर यहाँ कर वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ते। वो एक्चुअली में किसी के हाथों में वोट नहीं होता है, बस केवल आपको सोशल जस्टिस दिखाना, आपको सोशल जस्टिस देना है, सोशल जस्टिस को लाना है, सोशल जस्टिस को लागू करना है। वोट देना नहीं देना है जनता का। और ये दूसरा सवाल था मेरा कि ये जिस गठबंधन को अभी आप नकार रहे हैं, गठबंधन को नहीं नकार रहे हैं, गठबंधन की राजनीति और राजनीति के इस तरीके को आप नकार रहे हैं कि ये लोग अलग अलग लड़े तो फिर हमारी हैसियत का पता चलेगा। तो हो सकता है कि कल आपको भी इसी धारा में बहना पड़े।
तो इसके तरफ पार्टी में क्या है, मतलब अभी तो सिर्फ 2 ही चुन करके आए ना, तो इस एक चुन करके आए, तो फिर इस संख्या को बढ़ाने के लिए देखिए राजनीति में समझौते करने पड़ते हैं, ऐसे जिद पर राजनीति नहीं चलती है, बच्चों का खेल नहीं है ये। तो इस समझौते के बारे में या इस पैटर्न को बदलने के बारे में आपकी पार्टी सोच रही है क्या कुछ? देखिए, जहां तक आप बात रहा गठबंधन का, तो देखिए ये निर्णय होता है उस समय के सिचुएशन के हिसाब से। इस समय हमारा ऐसा नहीं कि गठबंधन करने के लिए दोनों इंडिया और एनडीए गठबंधन ने हमें प्रयास नहीं किया था, प्रयास किया था। नहीं, ये खबर है, ये खबर है दबी दबी सी। हाँ, दबी दबी सी नहीं, ये पहले से खबर है, दबी दबी सी नहीं है, पूरा ओपन है। ओपन है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ने दोनों हमसे प्रयास किया था हम लोगों से कि हम गठबंधन करेंगे, तो हम लोगों ने सीधे नकार दिया, क्योंकि देखिए हमारी विचारधारा इनसे मिलती है नहीं थी उस टाइम, अभी भी नहीं मिल रही है। देखिए क्या होता था कि हम वो जो बीजेपी आई थी एनडीए गठबंधन, वो किस पे लड़ रही थी? वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे लड़ रही थी, धर्मवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती थी। मेरा उसमें विचारधारा नहीं था, मेरा 1932 खतियान था, स्थानीय नीति था, नियोजन नीति था। जहां रहा इंडिया गठबंधन की बात, तो इंडिया गठबंधन ने ये जो मुद्दे हम लोग लेके चल रहे हैं, ये मुद्दे 2019 में इन लोगों ने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, और एक भी मुद्दे इन लोगों ने पूरा नहीं किया, तो हम कैसे उनके साथ जाते? नहीं, आपने सुनिए, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, आप मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। 56 जो वादे थे, जैसे 5 लाख नौकरियां, 1932 का खतियान लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, तो दोनों इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से दोनों विचारधाराएं हमारी अलग चल रही थी, ना उसके साथ मैच खा रहा था, ना इसके साथ मैच खा रहा था। तो जब तक दोनों के साथ मैच नहीं, हम कैसे जाते? और जहां तक गठबंधन की बात रहा, तो हमारे में अपना दम था भी कि हम उतना वोट ला सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। देखिए एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत अच्छा एक कविता है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो ठीक है हम हारे, लेकिन चलिए तो आप वहीं आ गए जहां हम लाने चाह रहे थे। तो देखिए कहने का मतलब है कि हार जीत लगी रहती है, हमने अपने आप को साबित किया, हमारी पार्टी ने अपने आप को साबित किया कि हाँ हमने हमारे में दम है कि हम अच्छा खासा मार्जिन ला सकते हैं। अब जहां तक रही गठबंधन की बात कि आगे हम क्या करेंगे, तो आगे सिचुएशन के हिसाब से 2029 में हमारी केंद्रीय टीम है, केंद्रीय कोर टीम है, वो सब बैठेगी, निर्णय लेगी, अगर चाहेगी गठबंधन करना तो गठबंधन करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी, अपने दम पे लड़ेगी। और 29 तक हमारा अभी नई पार्टी थी, हमारे बहुत सारे संगठन में बने, संगठन ढांचा नहीं बन पाया था, जैसे प्रखंड का ढांचा होता है, पंचायत का ढांचा होता है, बूथ का ढांचा, एक तरह से लिटमस टेस्ट कर रहे थे। लिटमस टेस्ट था, तो वो तब तक बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो हो सकता है कि इससे भी ज्यादा मजबूत स्थिति में हम होंगे, हम अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे तो अकेले लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन बनता है, ऐसा समीकरण बनता है, तो हो सकता है गठबंधन भी हो सकती है। तो ये निर्णय पार्टी की है, हमारी नहीं, ये व्यक्तिगत ने, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, ये पार्टी निर्णय लेगी, उस पर हम समर्थन करेंगे। दूसरे शब्दों में आप अभी 5 साल और खेलेंगे इसी तरह से अकेले ही? हाँ, हम अकेले ही चलेंगे, क्योंकि हमारे पास एक विधायक हैं जो जनहित के मुद्दे होंगे, जो छात्रों के मुद्दे होंगे, जो महिलाओं के मुद्दे होंगे, जो मजदूरों के मुद्दे होंगे, जो गरीबों के मुद्दे होंगे, उनको हम सदन में ले जाकर उठाने का काम करेंगे कि भैया आपने ये चीज का वादा किया था, ये पूरा नहीं किए, ये मुद्दे हैं, आप इसको हल कीजिए। नहीं देखिए, जो अभी आपने 3-4 जो मुद्दे बताए जिनको हेमंत की सरकार ने पूरा नहीं किया, इंडिया गठबंधन की सरकार ने पूरा नहीं किया, तो अब इसमें जो सबसे वाइटल है, जो सबसे पहला है, वो मुद्दा है, आप लोगों से भी जुड़ा हुआ है, खतियान 1932 आधारित खतियान या नियोजन नीति, है ना? तो खतियान ये सरकार के हाथ में नहीं है, ये सेंटर के हाथ में है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को इसको ब्लेम नहीं दे सकते हैं आप। नियोजन नीति भी बन करके तैयार है, इस सरकार में ये आ जाएगी बात सामने। इसी तरह सरना धर्म कोड भी आपके एजेंडे से कहीं ना कहीं से जुड़ता है, तो वो भी सेंटर के हाथ में है। तो आप बहुत ज्यादा आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं मुद्दों को लेकर के, क्योंकि आपके मुद्दे मैच कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए। तो आप कैसे विधानसभा में तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं दे देता हूँ। आपने कहा कि ये तीनों मुद्दे जो हैं केंद्र सरकार से रिलेटेड, नो डाउट कुछ परसेंट उससे रिलेटेड है, लेकिन पहला जो है वो राज्य सरकार, कुछ परसेंट नहीं, सरना कंप्लीट केंद्र पर डिपेंड नहीं, आपको इस चीज को मानना। 3 बार हेमंत सरकार ने सवाल कर लिया, आप मेरा उत्तर तो देने दीजिए, उत्तर तो सुन लीजिए। चलिए, आपने सरना की बात की, चलिए सरना से ही शुरू करते हैं। सरना कोड का जब हेमंत सोरेन के 2 सीटों से चुनाव लड़े, बरहेट से और दुमका से, दोनों सीटें जीत गए। जब वो जीतने के बाद जब इस्तीफा दिए एक सीट से और चुनाव लड़ना था, तो मधुपुर से भी एक चुनाव हुआ जहां से हाजी हुसैन जी मर गए थे, उसके बाद चुनाव हुआ, तो इनको 2 सीटें जीतनी थी।
और दोनों सीटों में ट्राइबल का अच्छा खासा ही थी। उस समय सरना कोड, धर्म कोड जो था, मांग पूरे चरम सीमा पे थी। तो इन्होंने क्या किया कि सरना धर्म कोड को आनन फानन में ले आई 5 दिनों के अंदर में। अब वो ले आई और बिना राज्यपाल को पास कराए हुए केंद्र को भेज दी। तो केंद्र को जब राष्ट्रपति के पास जब वो गई ये बिल, तो राष्ट्रपति ने वापस करा दिया कि इसमें राज्यपाल का तो यही नहीं परमिशन है। उसके बाद मेरी 2 बात बार तो पहले- भेजा गया मेरी राज्यपाल। बात तो कंप्लीट होने ही नहीं दे रहे हैं आप। मेरी बात तो सुन लीजिए। उसके बाद उन्होंने वापस कर दिया कि इसको फिर से राज्यपाल के पास से भेजा जाए। अब क्या था, इसको 5 दिन में चुनाव कराना था, 5 दिन में चुनाव होना था, और कम से कम उसका अधिकार है 14 दिन तक राज्यपाल को अपना बिल को रखे, कोई भी बिल को रख सकता है। तो इन्होंने आनन फानन में क्या किया कि राज्यपाल को बिना भेजे और राष्ट्रपति को भेज दिया। वो बिल क्या हो गई, वापस आ गई। और उसके बाद इन्होंने कभी पहल नहीं किया, कभी पहल नहीं, जो रिपोर्ट है 2 बार नहीं, राज्यपाल आप के दिखा पास दीजिए हमको, अभी भी हम गजट निकाल के दिखा देंगे, आप दिखा दीजिए। 2 बार नहीं, भेजा नहीं, गया। कभी भेजा ही नहीं इन्होंने। तो सरना धर्म कोड को ये आदिवासी की सरकार कहती है, लेकिन यही ने लागू किया, इसी ने नहीं लागू किया। दूसरी बात, अब बात करते हैं 1932 खतियान की और नियोजन नीति की। तो 1932 का खतियान और नियोजन नीति, ये है राज्य सरकार का, राज्य विषय का सूची है। 3 सूची होता है, समवर्ती सूची, एक केंद्र सूची और एक राज्य सूची। और जो स्थानीय नीति होता है और नियोजन नीति होता है, ये दोनों राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची में राज्य सरकार का अधिकार है कि कानून बना सकता है। और हेमंत सोरेन की सरकार जो थी, ये मेजोरिटी में है कि थी कि नियोजन नीति बना सकती थी, अच्छा, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। दोष इसका है, पहला बात समझिए। मेरी कुछ लिटिगेशन भी समझिए, नहीं एलिगेशन नहीं, समझिए बात। लिटिगेशन नहीं आया, आप समझिए। चाहती तो मेजोरिटी में सरकार थी, इसकी बना सकती थी, लेकिन नहीं बनाया। ठीक है, इन्होंने धोखा दिया, सीधी सीधी बात। हम छात्र हैं, हम पीड़ित हैं, हम जानते हैं इसका दर्द कि नियोजन नीति का दर्द क्या होता है। तो नियोजन नीति इन्होंने नहीं बनाई, ये फेल्यूर रह गए। 60-40 की नीति ला दी। आज 60-40 की नीति में कितना झारखंडी बर्बाद हुआ कि पूरा का पूरा जितना भी वैकेंसी निकलती है, पूरा डाटा है मेरे पास, मेरा डाटा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हुई 113 पोस्ट में 72 पोस्ट बाहर के लोग लेके चले गए। पीजीटी की वैकेंसी हुई, उसमें से 60% बाहर के लोग लेके चले गए। आपका जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हुई, उसमें 60 से 70% बाहर के लोग लेके नौकरी चले गए। अभी सीएचओ की वैकेंसी हुई, 510 पोस्ट में आप ही के फॉलो अप चैनल से ही इंटरव्यू हुआ था, 150 पोस्ट केवल राजस्थान वाले लेके चले गए। ये दुर्भाग्य है झारखंड का कि एक अच्छी नियोजन नीति नहीं बना पाए। अब बात करते हैं 1932 खतियान का, जो हेमंत सोरेन ने लाया था। ये भी 1932 जो है राज्य सरकार का विषय है। अब इन्होंने क्या किया है, राज्य सरकार का विषय में राज्य सरकार का कानून बनाने का अधिकार है। कैसे बनाने का अधिकार है हम बताते हैं। हमारे साथ 2 राज्य अलग हुए, एक छत्तीसगढ़ अलग हुआ, एक उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ने दोनों अपना अपना स्थानीय नीति बना लिया। उन्होंने तो केंद्र सरकार से नहीं पूछा। अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से तो पास किए। 1932 को मानसून सत्र जब चल रहा था 2022 में, जब आंदोलन किए थे हम लोग सत्याग्रह का, तो आनन फानन में हमारे दबाव में उन्होंने 1932 को पास तो कर दिया और ले जाके राज्यपाल को छोड़ दिया। राज्यपाल ने कहा कि इसमें त्रुटियां हैं, सुधार करके भेजिए। हेमंत सोरेन की सरकार की कभी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा उसको संशोधन करके राज्यपाल को भेजे। क्यों नहीं भेजे? 2 बार तो क्यों नहीं भेजे? गलती क्यों किए? क्यों नहीं आप संशोधन करके भेजे? इसका मतलब आपका था कि आप मुर्दे को गाड़ा ना जाए, जिंदा करके रखा जाए। देखिए, राजनीति में ये राजनीति सीख गए हैं, ये जान रहे हैं कि राजनीति में मुर्दों मेरे पास जो रिपोर्ट है 2 बार वो मेरी रिपोर्ट बात गवर्नर के पास। राजनीति में मुर्दों को हमेशा गाड़ा नहीं जाता, हमेशा जीवित रखा जाता है। जस्ट लाइक 1932 से ये चाहता है कि मुद्दा जीवित रहे ताकि मैं राजनीति करता रहूं। मोतीलाल जी, आप नहीं, 2 बार ठीक है, मैं सर की बात से भी सहमत हूँ। मोतीलाल जी, आप जिस 1932 की बात कर रहे हैं, और ये बात भी सही है कि दूसरी बार जो है राज्यपाल के पास ये 1932 का जो बिल है वो गया है, 2 बार गया, त्रुटियां उसमें आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि जब हाईकोर्ट जब इसे खारिज कर रहा है, बता रहा है कि ये आधार नहीं हो सकता है, जब बाकायदा हेमंत सोरेन जो है वो विधानसभा में कह चुके हैं, सदन में कह चुके हैं कि 32 खतियान का आधार नहीं हो सकता है, तो ऐसे में आप कैसे डिफाइन करेंगे कि हाँ 32 ही हो? क्योंकि निशिकांत दुबे वो ये बोलते हैं कि जहां अंतिम सर्विस सेटलमेंट हुआ है वहां पर कैसे आप 32 लेकर जाएंगे? वहां का आदमी क्या करेगा? निशिकांत अलग बोलते हैं, वो एक मिनट, आपकी बातों को उत्तर दे। मेरे इंटरव्यू या हम लोग के संगठन का इंटरव्यू में कभी नहीं कहे हैं कि केवल 1932, मैंने कभी नहीं। 1932 को एक आधार माना जाए, और 1908 का खतियान, 1932 का खतियान, 1954 का खतियान, 1964 का खतियान, अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो 1964 है वहां तक जाया जाए और खतियान आधारित बनाया जाए। मैं ये बातें कह रहा हूं। और दूसरी बात, यहां से जब वहां जाएगा तो यहां से आप पास करके भेजिए ना, वो बना के भेजिए ना। क्यों नहीं आप संशोधन करके भेजते हैं? क्यों नहीं आप उसको अंतिम सर्वे सेटलमेंट? मैं भी वही कह रहा हूँ। चलिए, ये इस पर चर्चा हो चुकी है। जेएलकेएम का क्या स्टैंड रहेगा? जेएलकेएम से एक विधायक चुनकर गए, विधानसभा सदन पहुंच चुके हैं,
कैसे आप लोग खतियान और ये नियोजन नीति लागू करवाइएगा, क्या ब्लूप्रिंट है आप लोगों के देखिए पास? हमारे पास, देखिए आप टेक्निकली रूप से देखिए, जिसकी सरकार होती है पावर उनके हाथों में होती है, सीधी बात है, मेजोरिटी उनके हाथों में है, कानून बनाने का अधिकार उनको है। मेरा मुद्दा है 1932, मेरा मुद्दा है नियोजन, ठीक है। तो मैं सरकार से बार बार आवाज उठा के ये उनको बताऊंगा कि भैया आपने ये वादा किया था, इसको लागू कीजिए। मेरा ये यहाँ तक कर्तव्य बनता है, ये मैं कर्तव्य को कभी अगर चुकूंगा मैं स्टैंड जानना चाह रहा हूँ कि स्टैंड क्लियर है। क्या स्टैंड? 1932 के मुद्दे पर अगर वो चाहते हैं हमारा समर्थन, कि वोटिंग, देखिए 3 चीजें होती है, एक होता है सरकार का समर्थन देना, एक होता है बाहर से समर्थन देना, और एक होता है कि कोई बिल आता है तो उसमें वोटिंग करके उसको पास करना, ठीक है। अगर वोटिंग में कहीं भी कमी होती है एक वोट से, क्योंकि मेरे पास एक ही वोट है, तो एक वोट से कहीं भी कमी होती है 1932 को पास करने में, या नियोजन नीति को पास करने में, या विस्थापन नीति को पास करने में, या झारखंडी कोई भी मुद्दे में, तो वहां जेल कैंप खड़ा है। एक जेल कैंप का प्रवक्ता होने के नाते, एक वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं कह रहा हूं कि वहां स्टैंड करेगी, जेल के उसके साथ स्टैंड करेगी, छात्र के मुद्दों के साथ स्टैंड करेगी, झारखंडियत के मुद्दों पर हमेशा जेल के स्टैंड करेगी। चाहे पार्टी एनडीए भी रहती तो भी स्टैंड करती उसके साथ, इंडिया गठबंधन रहती तो भी उसके साथ स्टैंड करती, क्योंकि हमें चाहिए भला, हमें चाहिए झारखंड का भला। कैसे हो ये मायने नहीं रखता, कौन पार्टी करता है ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि पास करना है, ठीक है। चलिए, ये 32 की बात हो गई। एक चर्चा खूब है सोशल मीडिया पर, और वो आपके टाइगर जो हैं वो भी बड़े मुखर होकर कहते हैं कि अब मैं विधायक बन गया हूँ, मैं सीएम मटेरियल हूँ, मैं विधायक नहीं बल्कि सीएम मटेरियल हूँ। अपने उनका जो लहजा है, जो एग्रेशन है, उसको वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्या संवैधानिक पद पर रहते हुए, या फिर क्या एग्रेशन ही विकल्प है किसी भी चीज के सॉल्यूशन का? सर, इसी पर मैं आगे आपसे सवाल चाहूंगा, कंटिन्यू कर। हाँ, मतलब ये बात हो रही है कि वो कहते भी हैं, मैंने मतलब जाती तौर पर मैंने सुना उनको कि ये मेरा एग्रेसिवनेस ही मेरी पूंजी है ना, उनका ये कहना है। तो अब वो एक संवैधानिक पद पर है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये महंगा पड़ जाए, क्योंकि जो लोग जिन लोगों को आपने हराया या नुकसान पहुंचाया, तो वो भी शांत नहीं बैठे होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि जयराम जी की ये जो एग्रेसिवनेस है, एग्रेशन है, ये उनको नुकसान पहुंचा दे, और ये बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वो सस्पेंड भी किए जा सकते सदस्यता जाने की बात कह रहे हैं? हाँ, सदस्यता जाने की बात कर रहा हूँ। मोतीलाल जी, तो क्या इसको लेकर आप लोग सचेत हैं, गंभीर हैं, या आप लोगों ने कभी आपस में बात की? आप लोग बैठते होंगे ना आपस में कि देखिए भाई अब क्या करना है, अब तो संवैधानिक पद पर है। देखिए झारखंड का भला जैसे भी हो, चाहे एग्रेशन से भला हो तो एग्रेशन से होना चाहिए, चाहे नॉर्मल होके हो तो नॉर्मल होके। हम लोग को भला होने से मतलब है, क्यों? क्योंकि कारण देखिए, झारखंड के ये तो विधायिका की छोटी सी बात हो गई। झारखंड 88,000 कुर्बानी देने के बाद, 88 साल संघर्ष करने के बाद झारखंड बना है। और एक पद चले जाने से अगर किसी का भी भला होता है, एग्रेशन से अगर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉबी है वो बहुत हावी है। चाहे आप उससे सुनिए मेरी बड़ा बात, नुकसान ये होता है कि जो नुकसान एक की बात आवाज नहीं, है विधानसभा में वो भी रुक जाए। नहीं, देखिए मेरी बात है कि अगर काम होना नहीं होना तो बाद की बात है। हाँ, तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि आवाज की जो बात है, हम जहां तक संवैधानिक बात करते हैं, हम हमेशा संवैधानिक चीजों को लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ के चलते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, कि ब्यूरोक्रेट्स झारखंड में इतनी हावी है कि हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, तो वहां एग्रेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो एग्रेशन का मतलब भी मर्यादा भी होना है ना, उसमें मर्यादा भी तो होनी चाहिए। आप सभी को दुश्मन बनाते चलेंगे इस तरह से, तो नुकसान आफ्टर ऑल आप ही को होना है। देखिए, दुश्मन अगर किसी भी क्षेत्र में जाइए, या तकलीफ भी पहुंचाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आज तक बहुत सारे केस अरे दिक्कत है ना, आप जिसके लिए लग रहे हैं वही नहीं होगा ना। ये दिक्कत नहीं लग रहा है आपको? नहीं, कैसे मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अगर समस्या का समाधान होने से हमको मतलब है। अगर एग्रेशन से होगा तो एग्रेशन से करेंगे, अगर नॉर्मल होके होगा तो नॉर्मल होके करेंगे। नहीं, विधानसभा की एक अपनी गरिमा होती है ना, विधानसभा की वहाँ का गरिमा को हम लोग अपना प्रोटोकॉल है, बखूबी उसको रखे हैं। हम लोग बखूबी लेके चलते हैं। हम लोग एग्रेशन मतलब बातें हो रही हैं। हाँ, दोनों चीजें हम लोग लेकर चलेंगे, जिससे समाधान होगा, जिससे नीतियां बनेंगी, जिससे नियम बनेंगे, हम लोग वो पहल करेंगे, चाहे एग्रेशन हो चाहे नॉर्मल हो। मोतीलाल जी, बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, एक दो सवाल लेकर के खत्म करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप सभी वर्ग, आपकी पार्टी जो है सभी वर्गों का ख्याल रखती है और एक जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन उसी पार्टी में ठीक विधानसभा चुनाव से पहले जो आपके साथ आपके आंदोलन में शामिल हुए, जो कंधे से कंधे मिलाकर आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश की, जो हर दुख सुख में आपके साथ रहे, ऐसा क्या हो गया कि
टिकट मिलने के बाद या टिकट मिलने से पहले वो आप लोगों से अलग हो गए, इसका क्या मतलब है? ये क्या वाकई आपको लगता है कि आप सभी वर्गों को जोड़ने की बात कर रहे हैं और ये मैसेज जा रहा है जब वो आप लोग छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, जिस वर्ग की बात कर रहे हैं, जिसको छोड़ने की बात कर रहे हैं आप इंडिविजुअली, तो मैं इंडिविजुअली जवाब भी देता हूँ। उस कम्युनिटी से हम लोगों ने 7 लोगों को टिकट दिया है, जिसमें 6 लोगों ने चुनाव लड़े और मेरे ही बगल विधानसभा से चुनाव जो लड़े अच्छा खासा मार्जिन वोट लेकर आए, ठीक है, और सबसे हॉट सीटों में। तो क्या होता है कि कुछ एक होता है महत्वाकांक्षा, एक होता है आकांक्षा। महत्वाकांक्षा लोगों को जल्दी पलती है, आकांक्षा क्या होता है थोड़ा उसका दायरा बड़ा होता है, वो सामाजिक होता है। लोग समाज के बारे में सोचते हैं, लोग पार्टी के बारे में सोचते हैं, अपना छोड़ के थोड़ा सा समाज के बारे में सोचते हैं। और महत्वाकांक्षा क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। तो उस व्यक्ति में हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, हो सकता है क्योंकि आप इतना आप एक मुख्यमंत्री के वाइफ के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, आप कितना बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं आपको ही पता होना चाहिए। लेकिन चेहरा बनने से पहले मोतीलाल जी देखिए, मेरी बात सुन लीजिए आप, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि चेहरा बनने जा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को वो नहीं समझ रहा है ना, वो तो देख रहा है कि हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि हम मुख्यमंत्री की पत्नी को जाकर के वहां पर डिफेंड करें या मुख्यमंत्री की पत्नी के सामने खड़े हो जाए। इस तरह से वो धाराशाही होने जैसी बात नहीं, धाराशाही नहीं है। अगर धाराशाही होती तो हम लोगों ने 7 साल और भी अब इसको ऐसे सोचिए, मोतीलाल महतो का विधानसभा था डुमरी, डुमरी से उन्होंने तैयारी किया, डुमरी से उसकी तैयारी थी, सब चीज हुआ, लेकिन मोतीलाल महतो टुंडी में जाके चुनाव लड़ा। तो ये भी हम कह सकते थे, लेकिन मैंने तो नहीं किया, मैंने तो स्वीकार किया और लड़ा भी दम से। ये भी एक सवाल है कि जयराम महतो को टुंडी लड़ना चाहिए था, मोतीलाल क्यों लड़े वहां से? क्यों लड़े कि देखिए, कभी भी जब किसी भी पार्टी की बात है, ठीक है, किसी भी पार्टी की बात है कि जो भी सुप्रीमो होता है, जैसे लोकसभा का हम लोग चुनाव लड़े, तो लोकसभा के चुनाव में हमें 8.5 लाख वोट प्राप्त हुए, जिसमें से 3.5 लाख वोट हमें गिरिडीह लोकसभा से प्राप्त हुए, उसमें से 90,000 वोट डुमरी से प्राप्त हुए, ठीक है, जो सबसे ज्यादा थी उस लोकसभा में। तो हम लोग को लगा है वोटों के हिसाब से कि सबसे ज्यादा सेफ सीट हमारा डुमरी है, और किसी भी पार्टी के सुप्रीमो को सुरक्षित रहना बहुत जरूरी होता है, जीतना बहुत जरूरी होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, हेमंत सोरेन की इतनी बड़ी पार्टी है जेएमएम, वो कार्यकारी अध्यक्ष भी है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष अपना घर छोड़ के, रामगढ़ छोड़ के जाके चुनाव दुमका से लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सबसे ज्यादा सेफ लगता है वहां। बरहेट से, सुनिए, चोरी है, बरहेट और दुमका दोनों से, बरहेट से लड़ते हैं। उसके बाद मोदी जी का घर कहाँ है? गुजरात, और जाकर वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वाराणसी हमारा सबसे ज्यादा सेफ सीट है। तो उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जस्ट लाइक उसी ट्रेंड को नहीं, एक बार जब आपकी पार्टी नई नवेली होती है तो आपको होता है कि स्टैंड करने के लिए आपको कुछ ऐसी सीटें होती है जहां पर आपको जितना अनिवार्य होता है। बात को समझिए, ठीक है? अब हम बता दे रहे हैं, अब है कि टुंडी जो विधानसभा क्षेत्र था, तो टुंडी विधानसभा क्षेत्र में हमने डुमरी में जयराम महतो ने लड़ने का फैसला नहीं लिया था, वो मोतीलाल महतो ने लिया था। ये बातें मैं इंटरनली इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कोल्हान की धरती में वो गए थे सभा करने के लिए, तो मैंने वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि चुनाव कहाँ से लड़ना है, घर से तो था ही उनका, तो वो ये में था। तो हम, मेरा एक पार्टी का एक वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते और बहुत तर्क चीजें हम देते हैं, तो उनको हमने तर्क दिया कि आपको, हमने ही आमंत्रित किया था कि आपको डुमरी आके चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि डुमरी होगा तो हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये सीट निकला। अब जयराम महतो चुनाव लड़ने से पहले पूछिएगा उनसे, अगर कभी मुलाकात होगी पूछिएगा, तो हम बोल दें कि अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो डुमरी से लड़िए, डुमरी से लड़िए, और जीत हमको 200% आपको लिख के देते, अभी हम उसी समय बोल दिए थे। तो ये कारण थी, और कोई कारण नहीं है, और मैंने उनको आमंत्रित किया था, कोई दूसरा नहीं आमंत्रित, क्योंकि मैं डुमरी का विधानसभा का सबसे बड़ा दावेदार था, इसलिए मैंने उनको आमंत्रित किया। इसमें गलत क्या है? एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बड़े बड़े नेता जो, या छोटे नेता भी जो एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, तो उसके 2 कारण होते हैं। एक तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जैसा कि अभी मोतीलाल महतो जी ने कहा कि डुमरी ज्यादा सेफ लग रहा था, इसलिए तो ये अपनी ही बात को काट रहे हैं। दूसरा कारण ये होता है कि बड़ा नेता ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि हमको कहीं से भी टिकट दे दो, हम जीतेंगे। तो मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की वजह यही है, ये नहीं है कि बहुत सेफ सीट है। सेफ सीट उनके लिए गुजरात ही है, गांधीनगर ही है। वो एक चैलेंज वो दिखाते हैं कि हम 2 जगह से लड़ सकते हैं और दोनों जगह से जीत भी सकते हैं। नहीं, बहरहाल ये सिलसिला चलता रहेगा। आपकी क्या सोच है? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी विचारधारा करना नहीं चाहेंगे। मोतीलाल जी। मैंने जो पाया अभी तक की थी मैं, वो यही है। और अन्य पार्टियों की, ये बीजेपी और जेएमएम की नहीं बात कर रहा हूँ, अन्य पार्टियों की मैंने यही देखा है, यही चीजें देखी है। कोई अगर मोतीलाल महतो अगर संथाल परगना की कोई भी जनरल सीट में अगर चुनाव लड़ना चाहे, जयराम महतो की, चाहे
हेमंत सोरेन की, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चाहे वो रामगढ़ के कहीं भी जनरल सीट में, चाहे गिरिडीह तो कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले सेफेस्ट सीट चुने, कोई भी ये इसकी बात नहीं है। क्या आइडियोलॉजी रहेगा आने वाले देखिए, समय में, और कैसे आप अपनी शाख आगे बढ़ाएंगे? क्या यही एग्रेशन और यही आप जो कह रहे हैं कि हमें पद त्यागना पड़े तो हम त्याग देंगे, लेकिन हम इसी तरह से चलेंगे? तो क्या आपको लगता है कि आप महज 70 से 71 सीटों में 70 सीटों में अपना लड़ा और एक सीट जीत कर आते हैं? इसको और क्लियरली इस तरह से बोला जा सकता है कि जो एक सीट है उसकी भी कुर्बानी दे देंगे अपनी बात मनवाने के लिए, तो फिर बचेगा क्या? देखिए, कुर्बानी देने सीट से मायने नहीं रखता है। आखिर मान लीजिए हमारे पास 3 सालों तक पावर नहीं है, तो क्या हम लोग काम नहीं करते थे? क्या हम लोग आंदोलन नहीं किए थे? क्या लोगों को हम लोग मुआवजा नहीं दिलाते? बिना पद का, बिना प्रतिष्ठा का, बिना पावर का, बिना मुखिया बने हम लोग 17 करोड़ मुआवजा दिलाए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमने कब कहा, मैंने एक शर्त रखी है वहां पर, इस लॉजिक पर चलेंगे तो चुनाव ही बेमानी है। नहीं, चुनावी गांधी जी कहते थे चुनावी प्रक्रिया है कि काम करना है जनता का तो चुनाव लड़ना जरूरी नहीं चुनावी है। प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उससे आप ज्यादा से ज्यादा भला कर सकते हैं। इस प्रक्रिया तो हम की अपनी जितना डिमांड है ना। अधिक से अधिक हम जितना भला हमने तो वही कहा कि अगर झारखंडियों के हित की बात होगी तो वहाँ आपने हमारी बात को समझ नहीं पाया शायद। हमने कहा कि झारखंडियों के हित की बात जहाँ होगी, जहाँ से भला होगा, अगर वहाँ एग्रेशन लाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं, मैंने ये कहा। थोड़ा एग्रेशन का आप परिभाषा यही बोल रहे हैं कि जहाँ जरूरत पड़ेगी हम वहाँ एग्रेशन से डील करेंगे, नहीं, चाहे नहीं काम बनेगी तो नहीं काम बनेगी तो ना हो। मैंने अपने संवैधानिक पद का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वहाँ बात नहीं बनती तो आप क्या करेंगे? तो वो अच्छा, चलिए ये सब लगा रहेगा। क्या मोतीलाल जी को कभी ऑफर आया है जेएमएम से, कांग्रेस से या बीजेपी से कि मोतीलाल जी आप हमारे साथ आ जाइए, आपको ये सीट दे रहे हैं, यहाँ से लड़िए और आप चुनाव जीत सकते हैं? जैसे उगांडे में जो प्रत्याशी झूठ क्या बोलेंगे, मेरे को कोई नहीं आया, कहीं ऑफर नहीं आया। मेरे सुप्रीमो के पास सभी तरह के ऑफर आए, मेरे पास एक भी ऑफर नहीं आया। सुप्रीमो कहते हैं कि मैं पॉकेट में लेके घूमता हूँ राज्यसभा का सीट, मतलब इस तरह के शब्द आपको लगता नहीं है कि ये मर्यादित नहीं है? नहीं, जब वो ऑफर देने में कोई अमर्यादित नहीं किए तो हमको बोलने में क्या अमर्यादित है? जब उन्होंने मैसेज करके कहा है तो क्या मैसेज किया तो उसको अमर्यादित नहीं लगा। हम दिखा दिए, हम बोल दिए तो हम अमर्यादित हो गए, क्या बात है? उन्होंने ऑफर किया, उसको अमर्यादित लगनी चाहिए कि आप एक विपक्ष के लड़के को, एक आम लड़के को आप उसको सीट ऑफर कर रहे हैं, उसको अमर्यादित लगनी चाहिए। हमें क्या मर्यादा? एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। चलिए ठीक है, जनता तय करेगी कि आपके जवाब से वो कितना संतुष्ट है। कुर्मी महतो जो है वो लगातार अपने एक आंदोलन उनका चलता रहा, रेल टेक आंदोलन, वो अपने आप को एसटी में शामिल कराने के लिए जो है हमेशा रहे, लेकिन इस पर अब क्या स्टैंड रहेगा जेएलकेएम का? क्या कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए आप लोग सदन में इसकी आवाज उठाएंगे या आप आगे कुछ करेंगे? स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, ये हमारे सामाजिक मुद्दे हैं। अगर हमारा समाज हमसे चाहेगा, आवेदन देगा, हमारा समाज चाहेगा कि आप इस मुद्दे पर आवाज, तो प्रखर तरीके से उठाएं, काहे न उठाएं? ये तो उठ रहा है ना, ये तो बात आगे बहुत पहुंच चुकी है। आप आवेदन की बात कर रहे हैं। हमारे समाज नहीं हमसे मैं तो स्टैंड जाना चाह रहा हूँ। क्या सदन में आवाज उठेगी कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए? मैंने क्या कहा, ये हमारे सामाजिक आंदोलन है, हमारा समाज इसमें लीड कर रहा है। तो अगर समाज हमसे अपेक्षा करेगी तो हम लोग सोचेंगे। हमारा समाज अभी तक आपको क्या लगता है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, ये बहुत तर्कशील बात है। इसके पीछे हम जब तक इस पे स्टडी पूरी तरह से हम किए नहीं, ठीक है, हमें स्टडी करेंगे तो जरूर इस पे बात रखेंगे। जी, ये बड़ा ताजुब वाली बात कह रहे हैं कि आपने अभी तक स्टडी नहीं किया। कुर्मी महतो का इतना बड़ा आंदोलन जो वर्षों से चला आ रहा है, अब तक अपना मतलब क्या इसके पीछे भी कुछ स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? क्या हम इसके पीछे भी आप लोग राजनीति करना चाहते हैं? नहीं, कोई राजनीति नहीं, ये सामाजिक मांग है। बोल दीजिए कि हाँ मुझे देखिए, होना चाहिए। अगर समाज में आवाज उठेगी इसकी, जरा हाँ, अगर हमसे समाज अपेक्षा करेगी तो एकदम उठेगी। समाज अगर अपेक्षा करेगी तो जरूर है, क्योंकि समाज के कोई भी नेता आज तक है, जितने भी लोग हैं, चाहे हेमंत सोरेन की बात करें, चाहे लालू प्रसाद की बात करें, चाहे मुलायम सिंह यादव की बात करें, चाहे नाम बाबूलाल मरांडी की बात करें, किसी भी की बात करें, कोई भी अपना समाज को छोड़कर कभी राजनीति नहीं कर सकता, ना किया होगा। तो हमें समाज को तो लेकर चलना ही पड़ेगा ना। कोई भी अपना समाज को लेकर चलता है, कोई छोड़ नहीं देता है। अच्छा, एक सवाल आखिरी है और उसके बाद हम बातचीत खत्म करेंगे। जयराम महतो का जो स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं कि हम विधायक नहीं, हम सीएम मटेरियल है। क्या मोतीलाल को भी ऐसा लगता है? नहीं, हम सीएम मटेरियल नहीं है। नहीं, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। क्या जयराम महतो सीएम मटेरियल? हाँ, वो सीएम मटेरियल है, वो सीएम मटेरियल है, मैं सीएम मटेरियल नहीं हूँ। नहीं, उनकी ही बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो हैं उनके। मैंने 3 साल के दरमियान में हमने उनके अंदर सब चीजें देखी है जो एक सीएम में होनी चाहिए। चाहे वो डिसीजन लेने की बात हो, चाहे
समस्याओं को समाधान करने की बात हो, सब में मैंने देखा है। चाहे लीड करने की बात हो, नेता कौन, सीएम कौन? नेता वह जो नेतृत्व कर सकता है, नेता वह जो अपने भीड़ को कंट्रोल कर सकता है। और मैंने 3 साल के दरमियान में वो हर चीज उनके अंदर देखा है। तो फिर चलिए, वो उनके अंदर बातचीत बहुत लंबी हो गई है। मोतीलाल जी जुड़े थे हमारे न्यूज रूम में, और जेएलकेएम का भविष्य क्या है उस पर बातचीत हुई। जेएलकेएम ने इस पूरे विधानसभा में जिस तरह का प्रदर्शन किया उस पर बातचीत हुई। और भी कई सवाल हैं जिसका मोतीलाल ने जवाब दिया है। उस जवाब से आप कितना संतुष्ट हैं, और आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जेएलकेएम जो सिर्फ एक विधायक जो जयराम महतो है वो चुनकर आए हैं, वो किस तरीके से आगे परफॉर्म करते हैं, उनका स्टैंड क्या होता है। अलग अलग मुद्दे हैं, बहुत टफ है। हालांकि देखना दिलचस्प रहेगा कि विधानसभा की बात हो चाहे वो सदन से लेकर सड़क तक, उनका स्टैंड बाकी मुद्दों पर क्या रहता है। बहुत शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in